हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4-6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के यानी कि यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर 3 लेसन थे जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और ये हमारा यूनिट 2 का लेसन नंबर 1 जो है वो चल रहा था। उसके ऊपर मैं 2 वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन तक प्रीवियस वीडियो ना देखियो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देखना ताकि पे हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। तो यूनिट नंबर 2 जो था वो था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जिसका लेसन नंबर 1 चल रहा है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस एंड ट्रैप। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से प्रकार होते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा मनी मार्केट, दूसरा हमारा कैपिटल मार्केट। तो पहले हम स्टडी करेंगे एक तो मनी मार्केट को, इसके अलावा फीचर्स ऑफ मनी मार्केट हम स्टडी करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट को और फिर करेंगे उसके फीचर्स को डिस्कस। ठीक है, तो आज की वीडियो को बस हमारा ये मात्र टॉपिक होने वाला है जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो पहले समझते हैं मनी मार्केट के बारे में। तो अगर एक मैं मेजर डिफरेंस बताऊं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में, तो मनी मार्केट जनरली उन एसेट्स को या फिर उन इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, के बारे में डील करता है जो शॉर्ट टर्म में यूज किए जाते हैं फाइनेंस के लिए, यानी कि 1 साल से कम के लिए। लेकिन जनरली कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जिनका जो टाइम पीरियड होता है कम से कम 1 साल से ज़्यादा होता है। तो पहले समझते हैं मनी मार्केट के बारे में। तो मनी मार्केट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट जो है वो प्लेटफॉर्म है उन इंस्ट्रूमेंट्स का, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो ट्रेड होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि जिनका ट्रेडिंग पीरियड जो है वो कम रहता है, शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स एनेबल मूवमेंट ऑफ कैश अमंग गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एनेबल करते हैं मूवमेंट ऑफ कैश का मूवमेंट करवाते हैं किनके बीच में, एक तो गवर्नमेंट के लिए, एक कॉर्पोरेशन के लिए, एक बैंक के लिए और एक फाइनेंशियल एंटाइटीज के लिए। लेकिन एक फर्क समझना, लेकिन ये जो है ना वो कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म नीड को कंप्लीट करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही यूज किए जा सकते हैं। तो इन इंडिया मनी मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल बाय ऑफरिंग रेडिली अवेलेबल फंड्स। तो यहाँ पे जो मनी मार्केट है वो क्रूशियल प्ले करता है, तुरंत अगर आपको कैश चाहिए तो अवेलेबल फंड करवाता है ये फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए, एंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। जो कि ये काम करता है किस चीज को लेके, डिमांड और सप्लाई, वो भी किसके लिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के लिए, सपोर्टिंग लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स एंड फंड प्रोवाइडर्स। तो कहीं ना कहीं जो है ये लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है बोरोवर्स के लिए और फंड प्रोवाइडर्स के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मतलब अगर सपोज करो कोई एक बिजनेस है जिसको शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल नीड है, सपोज करो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, तो जो भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्पज की है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए उसे सिर्फ, तो वो जो है कहीं ना कहीं मनी मार्केट की तरफ मूव कर सकता है और यहाँ से पैसा बोरो कर सकता है। अब समझते हैं आगे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और। अब यहाँ पाते हैं कि भैया रेगुलेशन भी तो जरूरी है इस पॉइंट के लिए भी। तो यहाँ पे समझते हैं पहले बेसिक रेगुलेशन कौन कौन से होते हैं, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन से। तो मनी मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी जो है आरबीआई भी उसका ध्यान रखती है, बाकी बैंक्स भी उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। यही नहीं और भी बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कहीं ना कहीं इससे रेगुलेट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ढंग से कोई इसे रेगुलेट करता है तो वो हमारा IMF। यही नहीं, मतलब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेटरी बॉडी की, तो रेगुलेटरी बॉडी 2 तरह की होती हैं। एक होती है नेशनल, सपोज मैं बात कर रहा हूँ इंडिया
के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की या फिर इंडिया के मनी मार्केट की। तो इंडिया के मनी मार्केट का ध्यान जो है वो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रखेंगे, मेनली आरबीआई हो गया या फिर जो बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनली, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का भी रोल यहाँ पे आ जाता है, या फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका रोल भी आ जाता है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कंट्रीब्यूट टू सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। मल्टी लेयर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एम्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो हमें मल्टी लेयर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, क्या मेंटेन करने के लिए? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। किसके बीच में? मनी मार्केट के अंदर। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि सब कुछ जो है वो लोगों को दिखाया जा सके, ऐसा ना हो कुछ भी हिडन हो या फिर कोई भी फ्रॉड वगैरह हो वो अंदर अंदर चल रहे हो, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। स्टेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो एंड फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं होना चाहिए। तो फेयर प्रैक्टिसेस विद इन मनी मार्केट। तो सेफ गार्डिंग देयर पिवटल रोल इन ब्रॉडर फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ना वो बोरोवर्स को भी सेफ गार्ड करते हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे सेफ गार्ड करते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, तो इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है प्लेज अ पैरामाउंट रोल। तो यहाँ पे पैरामाउंट रोल इन रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग द मनी मार्केट। तो यहाँ पे RBI का मेन काम होता है कहीं ना कहीं मनी मार्केट को रेगुलेट करना और उसको देखना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या कोई इनलीगल काम तो नहीं चल रहा, मतलब फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि दोनों पर्सन जो है सेफ रहे, इन्वेस्टर्स भी सेफ रहे जो पैसा उधार पे दे रहे हैं, यानी कि लैंडर्स भी सेफ रहे और जो बोरोवर्स है वो भी क्या रहे, सेफ रहे, किसी तरह की दिक्कतें उन्हें ना हो पाए। तो इसलिए रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। तो ये काम करते हैं इसके रेगुलेशन का। अब समझते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट के बारे में, तो पहला फीचर क्या आता है? मनी मार्केट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनको हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं। दूसरा, विच टिपिकली मैच्योर इन लेस देन अ ईयर ट्रेडेड, यानी कि जो एक साल से कम में ही मैच्योर हो जाते हैं जब वो ट्रेड हुए थे उसके अकॉर्डिंग। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या आता है? एसेट्स ट्रेडेड इन दीज मार्केट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश। जो भी एसेट यहाँ पे ट्रेड होते हैं, इन मार्केट से ट्रेड होते हैं, उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट वैल्यू लॉस, ज्यादा बिना लॉस किए, अनेबलिंग क्विक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन होते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड भी क्या होता है? काफी शॉर्ट होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आया, दीज आर जनरली कंसिडर्ड लो रिस्क ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे रिस्क भी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी क्या है? बहुत ज्यादा कम है ड्यू टू शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। की रिस्क मैनेजमेंट मनी मार्केट में हम इजीली कर सकते हैं। एंड हाई क्रेडिट क्वालिटी ऑफ इशूअर्स, और हाई क्रेडिट क्वालिटी ऑफ इशूअर्स, जो इशू कर रहे हैं उनकी क्रेडिट क्वालिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? मतलब ये बात है कि जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो लोग लैंडर्स हैं, उनका रिस्क भी कम हो जाता है क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है? बहुत कम होता है, यानी कि वो जो है अपने अमाउंट को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? इट प्राइमरीली सर्व्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स, कॉर्पोरेशंस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो जो प्राइमरी सर्व करते हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, जनरली बैंक्स हो गया, है ना, बैंक यहाँ पे काम कर सकता है, या फिर कॉर्पोरेशंस हो गए वो काम कर सकते हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स जो है वो यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है? इट इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक। इसे कौन यूज करता है? सेंट्रल बैंक यूज करता है टू रेगुलेट मनी सप्लाई, ताकि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली यूज करने के लिए भी कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक जो है वो मनी मार्केट को अपने अकॉर्डिंग यूज करता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि मनी सप्लाई अगर किसी के जरिए रेगुलेट की जाती है तो वो किस मार्केट के जरिए? मनी मार्केट के जरिए की जाती है, और सेंट्रल बैंक इसे रेगुलेट करने का काम करता है। वो हम यहाँ भी देख चुके हैं कि आरबीआई जो है वो इंडिया के अंदर मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। एंड इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, और यही नहीं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मनी सप्लाई रेगुलेट हो रही है आरबीआई के जरिए मनी मार्केट के अंदर, तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को भी, क्योंकि हर चीज यहाँ पे शॉर्ट टर्म में होती है। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही डील करता है। अब आता है कैपिटल मार्केट। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में? कि मनी मार्केट जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करता है, कैपिटल मार्केट जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करता है।
तो कैपिटल मार्केट्स फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, एंड मैच्योरिटीज एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम कैपिटल मार्केट को यूज करते हैं। एनकम्पासिंग स्टॉक्स, इसके अंदर क्या आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं एंड मोर। दीज मार्केट्स चैनलाइज टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इंडिविड्स फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन विद इन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का काम यहाँ पे करते हैं विद इन इकोनॉमी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं और जो अदर चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब किसका पार्ट बनते हैं, कैपिटल मार्केट का ही पार्ट बनते हैं। और ये लॉन्ग टर्म में लोगों की वेल्थ बनाने में और इकोनॉमी को और ज़्यादा वेल्थी और अच्छा बनाने में हेल्प करती है। क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी के ग्रो करने की, इकोनॉमी के डेवलप करने की, तो हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप जब करवा सकते हैं जब उसका स्टॉक मार्केट भी डेवलप हो। क्योंकि कंट्री का सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं पर इन्वॉल्व होता है तो वो कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। और सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट लगातार ग्रो करेगा, इफेक्टिवली ग्रो करेगा, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं गिर रही है। क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसकी वेल्थ भी हम स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं या फिर समझते हैं, ठीक है। जिस कंपनी की वैल्यूएशन जितनी ज़्यादा, वो ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, उसके शेयर प्राइसेस पे, ठीक है, उसके मार्केट कैप पे। और वो हम कहाँ चेक करेंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर कैपिटल मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम किसी कंपनी की वेल्थ भी देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की वेल्थ भी देख सकते हैं, और यही नहीं, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की वेल्थ भी देख सकते हैं कि वो किस जगह पे स्टैंड कर रही है। इसके बाद क्या आता है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सबको पता है, सेबी, है ना। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, अब फीचर क्या है वो समझते हैं, फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो हमारा मॉनेटरी मार्केट हो, उसमें मनी मार्केट हो, चाहे वो हमारा कैपिटल मार्केट हो। अब समझते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो पहला पॉइंट तो वही आएगा, इट डील्स विद सिक्योरिटीज, ये उन सिक्योरिटीज में डील करता है जिनकी मैच्योरिटीज होती है वो एक्सीडिंग 1 ईयर, सच एज स्टॉक्स एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जैसे कि स्टॉक्स हो गए या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए। तो ये इनमें डील करता है जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा हो, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो। दूसरा पॉइंट क्या आया, इट कनेक्ट्स एंटाइटीज, ये एंटाइटीज को कनेक्ट करता है विद एक्सेस कैपिटल, जिनके पास सरप्लस अमाउंट में कैपिटल मौजूद है, टू दोज इन नीड इन फंड्स, यानी कि डेफिसिट, उनको जिनको पैसा चाहिए, है ना। यानी कि ये ऐसे दो लोगों को जोड़ेगा जिनके पास एक तो पैसा, मतलब ऐसे एंटाइटीज जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, यानी कि सरप्लस में अमाउंट है। दूसरा ऐसे एंटाइटीज के साथ जिनके पास पैसे की कमी है, जिनको फंड चाहिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ऐसे केसेस में जिनके पास भी डेफिसिट है, कमी है पैसे की, इन सब चीज़ों को करने के लिए वहाँ पे जिनके पास एक्सेस कैपिटल है, सरप्लस अमाउंट में कैपिटल है, वो यहाँ पे पैसा दे सकते हैं इनकी ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। और बाद में जो ग्रोथ का जो रिटर्न आएगा, जो बेनिफिट आएगा, वो कहीं ना कहीं इन सरप्लस वालों को भी मिलेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या आता है, बोथ इंडिविजुअल्स एंड वेरियस एंटाइटीज इंक्लूडिंग बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट्स। तो चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो भी अपना योगदान दे सकता है। सपोज करो कि किसी के पास सरप्लस अमाउंट है, हमें पे क्या बोलते हैं कि जनरली जो पर्सन सेव करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके। और अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या फिर बाकी जगह इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में, फिर इक्विटीज मार्केट में आप बहुत चीप रेट से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स के प्राइसेस इतने महंगे नहीं होते, हम शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है, उसके बढ़ने का वेट कर सकते हैं। तो बोथ इंडिविजुअल्स एंड वेरियस एंटाइटीज, तो इंडिविजुअल भी हो गए और बाकी वेरियस एंटाइटीज भी हैं, इंक्लूडिंग बिजनेसेस, जिसमें हमारे बिजनेस भी इंक्लूड है एंड गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट। ये सब जो है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट बनते हैं कैपिटल मार्केट्स के, टू बाय एंड सेल इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी, जहां पे कहीं ना कहीं बाय और सेल कर सकते हैं इक्विटीज को या फिर डेट सिक्योरिटीज को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इट इज अ प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म है वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, जहां पे सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है थ्रू एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है स्टॉक्स भी ट्रेड होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव्स में भी, जिसको हम डेरिवेटिव्स बोल देते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रेड कर सकते हो कैपिटल मार्केट के अंदर। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट, लेकिन फिर भी एक बात बोल लेते हैं कि ट्रेडिंग सोच समझ करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना वो ज़्यादा नुकसान देती है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होती है। और अगर आपको अपनी कंपनी में भरोसा है, आपको पता है कि भाई आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो खराब नहीं होगा, वो नहीं डूबेगा, वो लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करेगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की जाती है। जैसे अगर वो टाइम पीरियड फिनिश होगा तो दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है लॉस में आपको वहाँ पे लॉस में आपको बाहर निकलना पड़े उस ट्रेड से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ट्रेडिंग मेरा मानना है कि बिना स्किल के आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, ये है इट अनेबल्स बिजनेसेस टू रेज फंड। तो कहीं ना कहीं ये तरीका बनता है, ऊपर बात की थी ना हमने कि यहाँ पे जो लोग सरप्लस में हैं, जो एंटाइटी सरप्लस में है, उनको मिलवाया जाता है उनसे जो डेफिसिट में, ताकि सरप्लस वाले डेफिसिट वालों को पैसे देके उन्हें ग्रो करवाने में हेल्प कर सके। तो वही बात यहाँ पे है, इट अनेबल बिजनेसेस टू रेज फंड्स। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस को अनेबल करते हैं कि वो फंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ किस चीज़ के लिए, एक तो अपनी एक्सपेंशन के लिए, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, क्योंकि ऐसा कोई सा बिजनेस में नहीं होता होगा जो अपने आपको एक्सपेंड करने की ना सोचता हो। मतलब वो अगर एक फील्ड में काम करें, दूसरी फील्ड में काम करने की कोशिश करते हैं, एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्रॉफिट सबको पसंद है। और प्रॉफिट कब होगा, जब बिजनेस में एक्सपेंशन आएगी, और एक्सपेंशन करने में कैपिटल मार्केट जो है काफी ज्यादा हेल्प करती है। एंड मोटिवेशन वाइल प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और यही नहीं, ये बिजनेस को फंड लेने में हेल्प करते हैं फॉर एक्सपेंशन एंड इनोवेशन वाइल प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और यही नहीं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है, किसके लिए, एक तो इंडिविजुअल के लिए, एक ऐसा पर्सन जिसको अपना पैसा ग्रो करना है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रियल एस्टेट की तरफ जा सके इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर बाकी सोर्स की तरफ जा सके, तो वो कहीं ना कहीं वो इक्विटी मार्केट का हिस्सा बन सकता है और वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। बस उसको पता होना चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए, उसको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए, वाया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। और किसके जरिए, बाय इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसकी बात मैंने आपको पहले वीडियो में कही थी कि जब भी कोई कंपनी कैपिटल मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं तो उसको अपना IPO लॉन्च करना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जाती है। मतलब सबसे पहले तो पैसा मंगवाते हैं ना, सबसे पहले तो कंपनी कोई भी लिस्ट होती है तो उसके लिए IPO आता है उसका, और जब IPO उसका हो जाता है उसके बाद उस कंपनी का जो शेयर है या फिर जो उस कंपनी का जो नाम है वो मार्केट में लिस्ट कर दिया जाता है, फिर उसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कंपनी जो है वो इनिशियली स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए यही स्टेप होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो भी नई नई कंपनीज है, नई नई स्टार्टअप्स हैं, वो अपने IPOs लॉन्च करती है ताकि वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन सके और अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सके। तो ये हमारा पास एक क्या होता है तरीका। ठीक है, वही बात यहाँ पे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्ट हो सकती है और पैसा मंगवा सकती है लोगों से। और यही नहीं, लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि कुछ ढंग की कंपनी आ गई तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट टेक्निक स्टॉक मार्केट समझने की। और जब मैंने दूसरी चीज़ों के बारे में बात करी इसकी वीडियो में, एक तो मनी मार्केट क्या होता है, दूसरा कैपिटल मार्केट क्या होता है। उम्मीद है आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। मेन डिफरेंस टाइम ड्यूरेशन का है, यहाँ ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। और फिर भी अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार ले। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।